इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए सत्यम गुप्ता और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कैसे करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर आप भारत में हैं या कहीं भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास तमाम तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आप अगर अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 लोग हैं तो आप एक पार्टनरशिप बना सकते हैं। और पार्टनरशिप में भी आपके पास अब ऑप्शन ये आ गए हैं कि एक नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस होता है, जैसे कि आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक डीड के थ्रू बनाते हैं। उसी को अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो जाता है। एमसीए में जाकर रजिस्टर करते हैं तो वो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो जाता है। और अगर आप 2 लोग एज अ डायरेक्टर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। इस तरीके के तमाम ऑप्शंस आपके पास आज मार्केट में खुले हुए हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी भी फॉर्म में बिजनेस आप कर सकते हैं। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर। मींस अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं और आप 2 लोग हैं तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं इसी पार्टनरशिप के अंदर जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं, कौन कौन सा वो प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसकी फीसेस क्या होंगी, प्लस अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कैसे ये बिजनेस आपके लिए एडवांटेजियस है एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के तहत। तो हमारा जो आज का सेशन रहने वाला है ये इसी सारे विषयों पे बात करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो बात करेगा व्हाट इज पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी वेयर 2 और मोर पर्संस कम टुगेदर टू प्रोवाइड द रिक्विजिट रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स इन एन एग्रीड रेशियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो गया, 2 और मोर पर्संस कम टुगेदर टू प्रोवाइड रिक्विजिट रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशियो। सबसे पहली बात आ गई 2 और मोर पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलिए, उस पर अपना नॉर्मल रिक्वायर्ड जो रजिस्ट्रेशन है वो ले लीजिए, जैसे जीएसटी का हो गया, एमएसएमई हो गया, कोई भी रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना पड़ेगा, कम टुगेदर टू प्रोवाइड रिक्विजिट रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स। अब जो प्रॉफिट्स यहाँ शेयर करने की बात हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप 2 लोग होंगे तो आप किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे ये डिसाइड हो जाता है डीड बनते समय। तो आगे चल के जैसे मैं सेशन आगे बढ़ेगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जहां पे चल के आगे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। उसी में से एक मुद्दा होता है हमारा प्रॉफिट्स का इन एन एग्रीड रेशियो। अभी जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना होता है और डिसाइड करने के बाद साल दर साल जब तक वो आपकी डीड चलेगी आप अपना प्रॉफिट उसी रेशियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट बताया गया सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 define partnership as an agreement between 2 or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them for acting for all। दोस्तों, ये जो डेफिनेशन बताई गई है ये हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 की है। भारत के संविधान के द्वारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो कि आज के देश में करे जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेसेस होते हैं उसमें तमाम तरीके के आगे चल के कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि 2 लोगों जहां पे भी साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो आता ही है। तो उन कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को देखते हैं, उसमें जो जो बातें बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं उनके तहत इसका रेजोल्यूशन होता है। देखिए पार्टनरशिप एक्ट क्या बता रहा है कि प्रॉफिट को तो आप शेयर करेंगे, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे ही मिलके बिजनेस करें। ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर 10 लोग मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म तो रहेगा, मगर उस हो सकता है कि उस 10 में से 2 लोग हैं वही लोग एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और वही लोग पूरे बिजनेस को चला रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है या किसी भी तरीके का टेक्निकल नो हाउ या कोई भी अपने रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं, इस वजह से वो बिजनेस में तो हैं बट वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है।
तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि अगर आपने एक पार्टनरशिप बिजनेस किया है तो जितने लोग हैं उनको साथ में बिजनेस चलाना है। हो सकता है कि 10 लोग पार्टनरशिप में हो, 2 बिजनेस चला रहे हो, बाकी जो लोग हैं उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो या कुछ भी। तो ये यहाँ बात हो गई डेफिनेशन के ऊपर कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप फर्म के बारे में। देखिए, पार्टनरशिप फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड विद 2 और मोर पर्सन्स टू रन अ बिजनेस with a view to earn profit. Each member of such a group is known as partner and collectively known as partnership firm. अभी जो पार्टनरशिप फर्म की बात हुई वही सिंपल से एग्जांपल हो गया कि अगर आप 2 लोग हैं तो आप बिजनेस चला रहे हैं, तो एक हो गया पार्टनर ए, एक हो गया पार्टनर बी। अभी ये दोनों पार्टनर मिलकर जो बिजनेस फॉर्म करते हैं, जिस तरीके से चलाते हैं, वो जो संस्था बन के आती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। यही बात यहाँ बोली गई है कि 2 और मोर पर्सन जब बिजनेस चलाते हैं और उसका जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। Partnership firm in India are governed by the Partnership Act 1932. Registration of the partnership firm is very important area which has been dealt in chapter 7 of the act. रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो सारी चीजें आपकी सोची समझी हैं, कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट आपके प्रॉफिट के रिलेटेड हो या बिजनेस में डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो। बट जहां पे भी 2 या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, चांसेस ये होता है कि वहां पे कुछ ना किसी मुद्दों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट जरूर आता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 लाया गया था। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है वो भी बताई गई है। आगे जैसे मैं बढ़ूंगा मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को किसी को भी आप स्टडी कर रहे हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ पार्टनर्स। Minimum number of partners required to start a partnership firm is 2 and maximum limit is 10 in case of banking business and 20 in the case of all other type of businesses. ये लिमिट आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं और वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत गवर्न करती है, तो ये जो एक्ट हमारा है इसने 2 मिनिमम लिमिट यहाँ सेट करी हुई है। अगर आप कोई बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में तो उस केस में मैक्सिमम पार्टनर्स जो हो सकते हैं वो आपके 10 ही होंगे। 10 से ऊपर पार्टनरशिप में बिजनेस में पार्टनर को आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा जो बताया गया है वो बताया गया है अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस हो गए, होलसेल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इस तरीके के तमाम बिजनेसेस जिनको आप पार्टनरशिप फॉर्म के चलाना चाहते हैं, वहां पे अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पार्टनर्स की जो संख्या है वो 20 से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे 2 बातें बताई गई, एक हो गया 10 हो गया मिनिमम का, और यहाँ पे हो गया 20 जो कि मैक्सिमम हम कर सकते हैं बिजनेसेस के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की। अ रिटन एग्रीमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड विच इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स बाइंड देम इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की बात बताई गई यहाँ पे वो ये बोलता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है ये अपनी डीड से ही गवर्न होती है, और जो डीड होती है हमारी ये कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म ऑफ बिजनेस के फॉर्म में होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर आपने डीड बनाई तो उस डीड में हम लोग वो सारी चीजें लिखेंगे जो हमको स्टार्टिंग में डाउट है कि जहां पे भी कोई भी डाउट क्रिएट हो सकता है। तो मैं आगे जब आपको बताऊंगा कि डीड में कैसे बनाते हैं, क्या लिखते हैं, तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई बात अपनी डीड में डालनी है तो आप बिजनेस फॉर्म करते समय उस डीड में डाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट ऐसा प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि आपको यही चीजें लिखनी है, एक नॉर्मल गाइडलाइन मैं आपको बता दूंगा। बट उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस से रिलेट करती है और आगे चल के इस पे विवाद हो सकता है, उसको आप इस डीड में डाल सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए सबसे पहले है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट हमारा बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी सिंस द रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट्स टू फर्म दस इट इज डिजायरेबल। अभी जो यहाँ बात बताई गई है वो ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चलाते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बनाइए, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पार्टनरशिप डीड बना लीजिए बट उसको आप कोर्ट से जाकर रजिस्टर ना करिए, और तीसरा तरीका आप जो नया आया है वो ये है कि आप एमसीए पे जाकर रजिस्टर करिए, वहां से आपको मिलता है एलएलपी जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बताई गई है वो यही बोलता है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। ऐसा कहीं कंपलसरी एक्ट में नहीं है कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो उसको आपको रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही करना है, आप अनरजिस्टर्ड फॉर्म में ही कर सकते हैं। बट ये डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को रजिस्टर्ड फॉर्म में करेंगे तो आगे चल के कोई भी विवाद आता है तो उसको आपको उस विवाद को जो आता है उसका रेजोल्यूशन पाने में आपको बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि अगर ये डीड एक रजिस्टर्ड फॉर्म में है तो सारे क्लॉजेस आपके लिखे गए होंगे, उन क्लॉजेस का सहारा देख के इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपिटेंस ऑफ पार्टनर। एवरी पार्टनर मस्ट बी कंपिटेंट इनफ टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
he should not be a minor. In the some case, minor case can only be admitted to benefit of the partnership, lunatic और insolvent. देखिए यहाँ पे जो बताई गई है वो कंपिटेंस ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर बात करता है. कंपिटेंस ऑफ पार्टनरशिप हमारा ये बोलता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर आ रहा है तो वो इतना कंपिटेंट होना चाहिए कि बिजनेस को चला सके, वो ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और किन किन केसेस में वो माइनर भी नहीं होना चाहिए. कुछ ऐसे स्पेसिफाइड केसेस हैं जहां पे आप माइनर को पार्टनरशिप में ला तो सकते हैं, बट माइनर सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट ही शेयर करेगा, उसके ऊपर लॉस शेयर करने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है. अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो गया है और कोई माइनर आपके साथ में लगा हुआ है तो वो जो माइनर है वो आपका लॉस शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ जो प्रॉफिट के केसेस होंगे वहीं पे ही शेयर करेगा. तो ऐसे केसेस में माइनर को भी परमिशन दी गई है. आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, जो बोलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन रेशियोज एज एग्रीड. इफ इट इज नॉट गिवन देन दे शेयर इट इक्वली. अभी जो ये बात बताई गई है वो ये है कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनाते समय ये डिसाइड करना है कि मेरे 4 पार्टनर हैं, वो तो एक्टिवली इन्वॉल्व है, बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो चारों को जो है हम 20-20 के हिसाब से देंगे और बाकी बचा हुआ 20% हम बाकी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ऐसा कोई भी अगर स्टार्टिंग में आपके मन में कोई भी विवाद है, कोई भी बात है, तो उसको आपको डीड में लिखना है. अगर आपने डीड में पीएसआर नहीं मेंशन किया है तो ये माना जाएगा कि जितने पार्टनर हैं वो सभी लोग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड. दे आर जॉइंटली हेल्ड लायबल फॉर डेब्ट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म. देखिए दोस्तों, ये जो बात बताई गई है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी की, ये वही एप्लीकेबल है जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मल पार्टनरशिप जो आप बनाते हैं, चाहे वो कोर्ट से रजिस्टर्ड करके बनाए या फिर एक नॉर्मल से स्टैम्प ड्यूटी पे करके आप रजिस्टर करें. अगर आपने एमसीए वाली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना रखी है तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो पार्टनर्स की जितनी कैपिटल लगी है वहीं तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रखी जाए, उसके ऊपर उनको कोई भी पेमेंट ना करना पड़े. बट यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है वो ये बोलता है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस चलाया हुआ है जो कि एमसीए से रजिस्टर्ड नहीं है, मींस वो एलएलपी फॉर्म में काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. और उस केसेस में अगर कोई भी डेप्ट होता है, कोई भी लॉसेस होते हैं फर्म के, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे पार्टनर्स उसको इक्वली शेयर करेंगे. नेक्स्ट है हमारा लीगल स्टेटस. पार्टनरशिप फर्म हैज नो डिस्टिंक्टिव लीगल स्टेटस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर. अब जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका स्टेटस जो है उनके पार्टनर से ही रिलेट करता है. मींस उनके जो पार्टनर हैं वो माना जाएगा कि अगर एक फर्म के 4 पार्टनर हैं उसको चला रहे हैं, चारों और अगर अलग चले जाते हैं तो फर्म को आपको डिसॉल्व ही करना पड़ेगा. तो इसलिए बोला गया है कि जो पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस है वो उनके पार्टनर के बिहाफ पे ही है. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी नई कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8 हमारा बोलता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. No partners can transfer its interest from the firm to anybody without the consent of other partner. देखिए ये बात बताई गई है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर आप एक कंपनी बनाते हैं और एक डायरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस हैं और अगर आपको कंपनी से रिजाइन करना है तो आप बाकी डायरेक्टर्स को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके आपकी जगह पे किसी और को लेके आएगा. ऐसे केसेस में मतलब आप उस फर्म से बाहर निकल सकते हैं. यहाँ देखिए बताया है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं और आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक जितने सारे अदर पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट आपको नहीं मिलता. तो अगर आपको अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो ये आपको रिटर्न में देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को. वो जब आप आपको इस बात के लिए कंसेंट इशू कर देंगे तभी आप ये काम कर सकते हैं. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ अमंग द पार्टनर्स इन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. ये जो बात बताई गई है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की, ये बात करता है कि जो हमारी फर्म के पार्टनर हैं और हमारी फर्म है तो इनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ये बोला गया है कि जो हमारी फर्म है वो हमारी प्रिंसिपल है और जो उसके पार्टनर्स हैं वो उसके एजेंट हैं. वो सारे एजेंट काम करते हैं कि जो हमारा मेन प्रिंसिपल फर्म है ये आगे बढ़ सके, इसको ज्यादा प्रॉफिट हो, ये अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सके. मतलब जिस भी फील्ड में है आप उसकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं सारे पार्टनर्स जो हो गए उनको हम लोग बोलते हैं एजेंट. इसलिए बोला गया है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. Business of the firm may be carried on all by partners and any one of them acting for all. According to this, every partner is an agent when he is working on behalf of other partners and he is the principal when other partners are acting on his behalf. देखिए ये जो लाइन यहाँ पे बोली गई है डबल लाइन है, वो ये बोलता है कि अगर आपके 4 पार्टनर हैं और एक पार्टनर की नजर से हम लोग देखें तो जो एक पार्टनर है वो अगर आपने आपको प्रिंसिपल समझता है तो बाकी जो बचे हुए 3 हो गए वो उसके एजेंट हो गए.
अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो वो जो एजेंट हैं अगर उसमें से भी कोई एक पार्टनर है वो प्रिंसिपल हुआ तो अदर जितने लोग हैं वो एजेंट हो गए। ये तरीके की म्यूचुअल रिलेशनशिप है। यहाँ पे अगर एक पार्टनर प्रिंसिपल हुआ तो बाकी एजेंट हो गए। और या हम लोग उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो हमारी फर्म है उसको अगर हम लोग प्रिंसिपल मान के चलते हैं तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं वो सारे ही काम करेंगे अपने प्रिंसिपल की तरक्की के लिए। तो ये जो रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन कराना तो जरूरी ही है बट वो कंपलसरी नहीं है। तो अब यहाँ पे आप वो जानेंगे कि वो कंपलसरी नहीं रखा गया था, वो हम लोग वॉलेंट्री बेसिस पे करते थे। बट ऐसा क्यों बोला गया है कि वो कराना आपको जरूरी है? वो कराना जरूरी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑफर्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट ऑप्टिंग फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन। जो हमारा सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो ये बोलता है कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक केस एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा। देखिए यहाँ बोला गया है इन द केस ऑफ सेठ बद्री प्रसाद एंड ओआरएस वर्सेस सेठ नगरमल एंड ओआरएस 1955 का हमारा केस है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इट वाज हेल्ड दैट इफ द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट चूज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड then the firm as well as the partners are under disabilities which are extremely inconvenient। देखिए ये केस हुआ था। इस केस में क्या रहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर नहीं कराया, आपने एक नॉर्मल डीड पे काम कर लिया और आप बिजनेस करते हैं, उसके बाद उस डीड को अगर आप कोर्ट में लेके जाएंगे, कोई भी अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कोर्ट वहां आपसे यही बोलेगा कि जब ये डीड आपकी रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमारे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है, तो हम ये कैसे माने कि डीड आपने जिस डेट पे एग्जीक्यूट करी थी वहां पे ये चीज सही थी या किसमें कोई मॉडिफिकेशन कोई ऑल्टरेशन नहीं किया गया। हो सकता है किसी ने फ्रॉजरी करके डीड बनवा ली हो, या जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है या जिसको ज्यादा पैसा मिलना है उसने कोई छेड़छाड़ करी हो। तो ऐसे ही केसेस को लेकर कोर्ट ने ये डिसीजन पास किया था 1955 में। वहां ये बोला गया था कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं तो वहां पे आपको कानूनी तौर पे कोई भी सुविधा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो डीड्स के जो टर्म आपके हैं वो रजिस्टर्ड ना होने की वजह से वहां पे क्लैरिफिकेशन कैसे मिलेगा इसका बहुत बड़ा डाउट रहता है। If a partnership firm is not registered, then the firm and the partners will have to be deprived of the following advantages। दोस्तों अब मैं आपको जो ये बताने जा रहा हूँ ये सारी वो एडवांटेजेस हैं कि अगर आपने पार्टनरशिप फर्म अपनी रजिस्टर्ड नहीं करी तो ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जिनसे आप डिप्राइव रह जाएंगे। सबसे पहले द फर्म कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। आपकी जो फर्म है वो इंटरनली तो कैसे भी काम कर सकती है, बट अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप नहीं है तो वो आपके जो वेंडर हो गया, आपका कस्टमर हो गया, आपका डेटर हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया, कोई भी पर्सन जो कि आपकी फर्म के बाहर काम करता है, आप उस पर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि केस फाइल करने के लिए 2 लीगल पर्सन का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बना रखी है जो कि ऑलरेडी लॉ की नजर में एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो केस कैसे फाइल करेगी, ये बात आपको खुद सोचनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपने ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म बना रखी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पे आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट को पार्टनर्स। यही सेम केस डिपेंड होता है पार्टनर्स के बीच में भी कि अगर पार्टनर्स चाहेंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर केस करना तो वो केस फाइल नहीं कर सकते। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर। अब ये देखिए थर्ड पैरामीटर बता रहा है कि अगर फर्म चाहेगी कि हम अपना केस फाइल कर दे किसी पार्टनर के तहत तो वो भी नहीं कर सकती। तीनों ही पॉइंट जो थे वो आपस में रिलेटेड है, या यूं कहूं कि सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है। वो इसलिए क्योंकि अ पार्टनर कैन नॉट फाइल द लॉ सूट to enforce a right arising from the contract or conferred by the partnership act against the firm। मैं आपको आगे चलूंगा तो बताऊंगा कि जो पार्टनरशिप एक्ट है ये तमाम तरीके की राइट्स देती है एक पार्टनर को, बट वो उन्हीं पार्टनर्स को मिलता है जो कि एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के पार्टनर हैं। अगर आप एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो जितने भी एक्ट के तहत आपको राइट दिए गए हैं उन सभी राइट से आपको डिप्राइव होना पड़ेगा। थर्ड पार्टीज कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म टू इन्फोर्स देयर राइट। अब देखिए ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया कि फर्म जो है वो लॉ सूट फाइल नहीं कर सकती। तो क्या इसका मतलब है कि बाहर वाला भी कोई लॉ सूट फाइल नहीं करेगा? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां पे लॉ की बात आती है तो लॉ डिप्राइव करता है अपनी फर्म को बाहर के किसी पार्टनर के तहत केस फाइल करने के लिए, बट ये लॉ बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं करता कि जो बाहर के पर्सन हैं जिसमें आपके डेटर, क्रेडिटर, ट्रेडर्स कोई भी हो गए, कस्टमर्स हो गए, वो आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लीगल पर्सन है और लीगल पर्सन होने के तहत वो आपके अगेंस्ट में केस बिल्कुल फाइल कर पाएंगे। आगे चलते हम लोग बात करेंगे राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन।
ये वो सारे राइट्स हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराया हो या ना कराया हो। तो राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या क्या होते हैं? द राइट ऑफ अ पार्टनर टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड फॉर अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म और एनी राइट रिलेट्स टू प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व फर्म। जो डिसोल्यूशन का राइट है दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट हमारा बताता है द राइट ऑफ अ पार्टनर टू सू फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म और फॉर अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म और एनी राइट रिलेट्स टू प्रॉपर्टी ऑफ द डिसॉल्व फर्म। ये राइट हमारा बात ये करता है कि अगर कोई भी फर्म ऐसी है जो डिसॉल्व हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी राइट हैं वो आपकी पार्टनरशिप फर्म को मिलेंगे, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना। सेकंड है द राइट्स ऑफ द फर्म और इट्स पार्टनर्स हैविंग नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अभी देखिए कोई ऐसी फर्म जिसका भी बिजनेस के पार्टनर से कोई भी रिलेशन नहीं है इंडिया से, उनके रिलेशन में जो भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स आपको दिलेंगे। थर्ड पॉइंट है वन पार्टनर के ब्रिंग अ सूट और डैमेज फॉर मिसकंडक्ट अगेंस्ट दी अदर पार्टनर। अभी क्या हो रहा है कि पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में लॉ फाइल करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि बीइंग अ पार्टनर एज एन इंडिविजुअल अगर उनको देखेंगे तो दोनों एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो वो सेपरेट लीगल पर्सन आपस में लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। तो मीन्स अगर एक पार्टनर दूसरे के साथ में कोई लॉ सूट फाइल कर रहा है तो वो कर सकता है, चाहे भले ही वो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का पार्टनर क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो बात करता है द पावर ऑफ इट्स ऑफिशियल असाइनी टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। अभी जो ऑफिशियल असाइनी होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, मींस कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, उनको असाइन किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो राइट्स होते हैं वो भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सूट्स अराइजिंग अदरवाइज देन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क्स ऑफ द फर्म। अगर कोई थर्ड पार्टी है जो कि इंफ्रिंजमेंट से ट्रेडमार्क के रिलेटेड में कोई भी लॉ सूट फाइल कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उसके जो राइट्स हैं उनको भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मींस वो राइट उनके पास पूरी तरीके से रहेंगे, चाहे हमारी फर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। In the case of Haldiram Bhujiawala versus Anand Kumar Deepak Kumar, it was held that a suit to prevent infringement of trademark is not barred by the Section 69 of the Indian Partnership Act, whether of the firm is registered firm or not. देखिए जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप अनरजिस्टर्ड भी हैं तो सेक्शन 69 जो राइट्स आपको देता है उससे आप इन्फ्रिंजमेंट कब नहीं हो सकते। तो जो मैंने आपको ट्रेडमार्क वाली बात बताई है, अगर दोस्तों आपको ध्यान रखना, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हैं और आपका ट्रेडमार्क का रिलेटेड कोई भी केस है तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे वही बात बताई गई थी इस केस में। देखिए बोला गया था कि अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो भी जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड राइट्स हैं वो सारे ही आपको मिलेंगे, उससे रिलेटेड में कोई भी बारिएशन आपके साथ नहीं रखा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्योंकि ये डीड ही वो डिपेंड करती है कि आपकी पार्टनरशिप काम करेगी कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है the document containing the agreement in written amongst partners is called a partnership deed। जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है ये हमारा एक एग्रीमेंट होता है। मीन जितनी भी बातें आप समझिए, जैसे आप लोग 4 पार्टनर हैं तो आप चारों पार्टनर का नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस लिखेंगे, अपने बिजनेस का प्लेस लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। आप लोग ऐसा करिए कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो एक नॉर्मल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और वो सारी बातें इमेजिन करिए जो आपको लिखित फॉर्म में जरूरी लगनी है। तो आगे जब आप देखेंगे तो मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाला हूं। Thus, partnership deed is a written agreement between two or more persons for managing the affairs of partnership firm। अब अफेयर्स मैनेज कैसे होंगे, कौन कितने देर तक काम करेगा, उसकी सैलरी कैसे उसको दी जाएगी, वो इंटरेस्ट कैसे लेगा, प्लस जो एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करेगा, अकाउंट में साइन कौन करेगा, बैंक अकाउंट कौन खुलवाएगा, इस तरीके की जो तमाम मुद्दे होते हैं हमारे, उन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग एक डीड बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, और इसी डीड के तहत वो सारा काम किया जाता है। The partnership firm has its to be duties stamped as per the Indian Stamp Act and duly signed by all the partners। अभी जो यहाँ बात बोली गई है ड्यूटी की देने की, तो वो ड्यूटी की बात इसलिए बोली गई है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 10, 20, 50, 100 रुपए का स्टैम्प खरीद लिया और उसके ऊपर आपने एक डीड एग्जीक्यूट कर ली और वो वैलिड हो गई। आपको रिस्पेक्टिव अपने स्टेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करके उसके ऊपर ही डीड एग्जीक्यूट करनी है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी में हैं तो आपको 750 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है। जब आप 750 का स्टैम्प पेपर ले आते हैं तभी इसके ऊपर आप एक पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट में हो अपने स्टेट का रिस्पेक्टिव स्टैम्प ड्यूटी एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही आप पार्टनरशिप डीड उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। अ कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड शुड बी filed with the registrar of the firm in the case of firm being registered। It is enforceable by law and act as a guide to partners and carrying out the day-to-day business activities। जो मैंने आपको बात बताई,
अगर आप चाहते हैं कि इसको रजिस्टर्ड कराना है तो आप सेम जो डीड आपने 750 के स्टैम्प पेपर पे बनाई थी वो डीड आप ले जा सकते हैं, और ले जाने के साथ साथ उस डीड को आप कोर्ट में लेके जाएंगे, रिस्पेक्टिव स्टैम्प ड्यूटी जमा करेंगे और वो डीड हो जाएगी आपकी एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड। Further, it helps to avoid any discrepancies or disagreement with regard to the role of each partner or its benefit and accrue to them. कोई भी ऐसे बेनिफिट्स जो कि आपको पार्टनर को मिलने चाहिए, उनसे रिलेशन में जितना भी काम हो सकता है वो सारी ही जो डीड होगी आपकी वो इन्फोर्स करेगी। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप की। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज आपको लग रही है कि ये हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेंट से। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही भी वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी फर्म का नेम डिनोट करता है। जब तक आप पार्टनरशिप फर्म आपकी आपने डॉक्यूमेंट डीड नहीं बनाई तब तक आप एबीसी कोई भी नाम रख सकते हैं, बट एक बार अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली, वहां पे आपने कोई एबीसी इंटरप्राइजेस नाम रख दिया, तो आपको उसी नाम के ऊपर पैन कार्ड मिलेगा, उसी नाम के ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, आप उद्योग आधार का सर्टिफिकेट लेंगे। तो जो नेमकरण मतलब जो बात होती है नामकरण की, जहां पे आप नेम डिसाइड करते हैं, वो हमारा होता है पार्टनरशिप डीड ही। सेकंड होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। अगर आप 2-4 कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो आपको उन सारी कैटेगरीज को डीड में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आप पैन पे काम करेंगे तो पैन आपसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ। नॉर्मल केसेस में अगर आप किसी इंडिविजुअल का बना रहे हैं प्लस किसी ऐसे पर्सन का बना रहे हैं जैसे पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, ओपीसी हो गया, तो इन सभी लोगों के लिए आपको चाहिए होती है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो यहां से आप ले सकते हैं। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, नेम, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस ऑफ पार्टनर्स की बात यहाँ पे बोली गई है, तो आपको नाम देना है, उनके फादर्स नेम देना है, प्लस उनका रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। इतनी 3 इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। और आपको स्टार्टिंग में आप चाहें तो ये फोटोग्राफ जो पार्टनर्स की होती है उनको फ्रंट पेज पे ही लगा सकते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो कितनी कैपिटल लगा रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, किस रेशियो में आपके जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं उनको शेयर किया जाएगा वो इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है। सैलरी, कमीशन और एनी अदर पेबल्स टू दी पार्टनर, आपके पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, उनको कितनी कमीशन देनी है, या रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में देंगे। अगर आप कोई कमीशन देने का डिसाइड किया है तो वो भी आपको डीड में मेंशन करना है। एडजस्टमेंट्स और प्रोसेसेस टू बी फॉलोड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कौन से ऐसे एडजस्टमेंट हैं या प्रोसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, तो उन सारे ही केसेस में आपको जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी मेंशन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड ड्रॉइंग बाय पार्टनर्स और एनी लोन बाय ईदर पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया वो, कोई ड्राइंग से रिलेटेड पार्ट हुआ वो, या कोई भी लोन है उसका पेमेंट कैसे होगा, उससे रिलेटेड पैरामीटर्स, उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, ये सारी चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है। डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, किन केसेस में अकाउंट आपके क्लोज होंगे हर साल। मींस आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आप 1 जनवरी से 31 मार्च चलना चाहते हैं या आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करेंगे, किस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर डिसाइड करेंगे वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर आपकी फर्म में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे, ये भी कुछ ऐसी तमाम विषय हैं जिनको आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए, तो ऐसे केसेस में भारत में अगर आप चाहते हैं इसको, तो किन किन एक्ट के कौन कौन से सेक्शन के तहत आपको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई है। देखिए सबसे पहले है चैप्टर 7 ऑफ द एक्ट deals with registration of the firm, which sections 56 to 65 deals with the procedure and registration। जो हमारे सेक्शन है यहाँ पे वो 56 to 65 जो हमारा एक्ट है उनके, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 और 5 9 सेक्शन टोटल मिलेंगे। इन 9 सेक्शंस में पूरा रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 58। इसी के अंदर एक सेक्शन आता है 58 जो बात करता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी बताई थी, अगर आप 58 सेक्शन देखेंगे कौन से एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, तो वो सेक्शन 58 जो है ये लिस्ट प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स की। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1938 गवर्न्स द पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल एंड एट डिस्क्रिशन ऑफ पार्टनर्स।
ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो ये रजिस्ट्रेशन पूरा होता है ये पूरी तरीके से वॉलेंट्री है और पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस है। अगर पार्टनर्स चाहें तो फर्म को रजिस्टर कराएं, अदरवाइज बिना रजिस्ट्रेशन के भी वो बिजनेस कर सकते हैं। Registration of partnership firm may be done at the time before starting a business or any time during continuation of partnership। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी डीड है जिस दिन से वो बनती है उसी दिन से आपके बिजनेस कमेंसमेंट और इनकॉर्पोरेशन माना जाता है। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप जो बिजनेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी और रजिस्ट्रेशन आगे चल के भी करा सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ध्यान ही रखने वाली बात है कि अगर आपने बिजनेस 2 साल से कर रहे हैं, आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, पैन नंबर वो सब उसी डेट से अलॉट होगा। उससे पहले आपने जो भी बिजनेस किया उसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म करना चाहते हैं तो आप पहले डीड एग्जीक्यूट करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, काम बाद में स्टार्ट करिए। It is always advisable to register the partnership firm as it provides special right which aren't available to unregistered। ये मैंने आपको बात बताई हुई है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप थोड़ा पैसा और खर्च करके अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराइए। रजिस्टर्ड कराने से क्या होगा, जो मैंने आपको सारे फायदे बताए हैं वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। प्लस अगर कोई स्पेशल केस में आपका डिस्प्यूट होता है तो उसका रेजोल्यूशन भी कोर्ट आपको करके देगा। Registration of partnership firm means entering into firm's name in the register of firm kept within the registrar। अब जो ये बात बताता है वो ये है कि जो फर्म की कॉपी होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो वो नाम आपका वहां पे मेंशन हो जाता है और नाम मेंशन होने के साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो ये बात करता है कि जो आपकी फर्म है वो वहां पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर की कि अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। The primary initiative regarding the process of registration of incorporation of partnership firm is to forward an application form number 1। As per the provisions of section 58, it should include following details: the name of the firm, second हो गया the full names and permanent resident address of the partners, थर्ड हो गया द टाइम स्पैन ऑफ द फर्म। ये कुछ ऐसे जरूरी विषय हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही है अगर आप अपनी फर्म रजिस्टर कराना चाहते हैं। सबसे पहले हो गया नाम, परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस पार्टनर्स का, टाइम स्पैन ऑफ द फर्म मींस कितने दिन के लिए आपकी फर्म रजिस्टर्ड होने जा रही है, उसके बाद है बिजनेस डेट व्हेन ईच पार्टनर इफ्यूज द फर्म, कब कब हर पार्टनर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था फर्म में, वो डिटेल आपको देनी है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म, कहां से आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेट होगा, कौन सी वो जगह है वो भी आपको बताना है। द नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स कैरीज दिस फंक्शनल ऑब्लिगेशन, कौन कौन सी वो जगह हैं जो कि मेन जगह के अलावा जहां पे फर्म बिजनेस ऑपरेट करती है। दिस अंडरटेकिंग इज नीडेड टू बी साइंड बाय ऑल द एसोसिएट पार्टनर्स एंड बाय देयर रिस्पेक्टिव एजेंट प्रिंसिपल गिविंग अथॉरिटी टू देयर बेनिफिट। मींस ये जो एग्रीमेंट होता है ये सारे ही पार्टनर साइन करते हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, प्लस जो अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको भी एसेस करते हैं। ये एग्रीमेंट प्रॉपर्ली साइन होता है। आगे देखिए यहाँ बताया गया है ऑल पार्टनर शुड नेसेसरी सॉलिसिट देयर सिग्नेचर एप्लीकेशन फॉर्म और ऑथराइज्ड एजेंट्स इन द बिहाफ ऑन ऑक्यूपेंसी ऑफ अ विटनेस हुज मस्ट बी एडवोकेट, गैजेटेड ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट ऑफ रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट एक्सेट्रा। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक विटनेस के तहत होना चाहिए कि जो फॉर्म साइन हो रहा है वो फॉर्म वही एजेंट से, मतलब जो पार्टनर है वो साइन कर रहा है या कि उसका बताया हुआ कोई ऑथराइज्ड एजेंट। इफ अ पार्टनर डिक्लाइंस द साइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रार कैन नॉट हैपन अनलेस दोज पार्टनर्स नेम इज डिलिबरेट। मींस क्या होता है, अगर कोई भी फॉर्म साइन करने से मना कर देता है तो उसका नाम फर्म से डीड से हटाया जाता है, उसके बाद ही कैरी फॉरवर्ड होता है। द एप्लीकेशन इज मेंशन्ड अबव ऑन सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सच एज स्पेसिमेन, एफिडेविट, सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कॉपी, proof of principal place of business, area of business has to be sent to registrar as an enumerated address along with the prescribed fees। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एड्रेस है उसको प्रॉपर तरीके से नोटिफाई किया जाए, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नोटिफाई हो, तो ऐसे केसेस में आपको रिक्वायर्ड फीस देनी है, तभी ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। If the registrar is satisfied with the documents, he will register the firm and register of the firm and will issue a certificate of registration। अगर ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड है कि आपके सारे प्रोसीजर कंप्लीट हैं, आपके सारे पेपर सही हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। वो सर्टिफिकेट आपको मिलने के साथ साथ उस दिन से जो आपकी फर्म है वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे फीस एंड प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अभी क्या हुआ है कि कितनी फीस आपको देनी है, क्या प्रूफ आपको लगाना है उसके लिए। तो as per section 71 of the Indian Partnership Act, states are authorized to make their own regulations with respect to prescribed fees structure
However, Schedule 1 of Indian Partnership Act states that at most or maximum prescribed fees then can be charged by the state. As per Schedule 1, maximum registration fees or statement under Section 58 is rupees 525. 525 जो हमारी ये मैक्सिमम फीस है, अगर आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो ये फीस देख के अपने बिजनेस को आप रजिस्टर करा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 59, पार्टनरशिप इज सेड टू बी रजिस्टर्ड व्हेन a registered as well as pleased with the fidelity of application filed according to section 58 and entry of the statement registrar to registered firm is recorded. According to the rule 9 under Indian Partnership Act, a documented proof of registration or incorporation for that matter is registration certified by registered. देखिए बोला गया है कि जो हमारे रजिस्टर्ड और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार होता है वो ये बात मेंशन करता है कि वहां पे आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको डॉक्यूमेंट करना है, वो कौन कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जिनको डॉक्यूमेंट करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो पार्टनरशिप हमें उसके सारे क्लॉजेज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस फर्म चलाते हैं, प्लस अगर आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं जो कि कोर्ट के तहत रजिस्टर्ड करी गई है तो उस केसेस में आपको कोर्ट क्या क्या फायदे देगा। और लास्ट में मैंने आपको प्रोसीजर फॉर्म में बताया कि अगर आप डीड बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, प्लस अगर आप इस डीड को कोर्ट से रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है। तो मैं आशा करता हूं मैंने आपको जितने भी विषयों में जानकारी दी है वो सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमारे साथ जूम सेशन में जुड़ सकते हैं जहां पे मैं आपके रिलेटेड सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद। बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपनी पूंजी को मुनाफे में बदलने का आइडिया सबके पास नहीं होता। कम लागत वाले काम या बिजनेस की बात आती है तो बहुत से लोगों को लगता है इसमें मुनाफा भी कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप छोटी शुरुआत करके इन कामों को बहुत बड़ा बना सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे कई बिजनेस है जिससे करके आप आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, जिसमें हम आपको FMCG से रिलेटेड कुछ शानदार बिजनेस आइडियाज देने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारा पहला बिजनेस आइडिया है टूथब्रश। टूथब्रश एक ओरल हाइजीन टूल है जिसका उपयोग दांतों, मसूड़ों और जीभ को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें हेड पर एक टाइटली क्लस्टर्ड ब्रिस्टल होते हैं जिसके ऊपर टूथपेस्ट लगाया जा सकता है। डेंटल हाइजीन की बढ़ती जागरूकता और महत्व के कारण टूथपेस्ट का उपयोग अर्बन सोसाइटी के अपर और अपर मिडिल क्लासेस तक की सीमित था, लेकिन बढ़ती जागरूकता के साथ टूथब्रश का उपयोग ग्रामीण घरों में भी अच्छी तरह से स्थापित हो गया है, जिसकी वजह से टूथब्रश की मार्केट काफी ज्यादा बढ़ी है और आने वाले सालों में सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आपको इस बिजनेस से काफी मुनाफा मिल सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 36 से 48 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप 22 से 25% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। वहीं फैक्ट्री लगाने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ लगभग 40 से 50 किलोवाट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं प्रोडक्ट बनाने के लिए और फैक्ट्री को इजीली रन करने के लिए आपको 12 से 14 वर्कर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारा अगला बिजनेस आइडिया है माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। माउथ फ्रेशनर व्यवसाय वर्तमान समय में सबसे अधिक मांग वाले उपक्रमों में से एक है। माउथ फ्रेशनर पाचन के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें कच्चा माल होता है जो गैस्ट्रिक मुद्दों, एसिडिटी और मुंह की दुर्गंध में मदद करता है। माउथ फ्रेशनर का सेवन तो सभी करते हैं और ये कई तरह के टेस्ट और फ्लेवर्स में भी उपलब्ध है, जिससे इसका बाजार काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिजनेस काफी मुनाफेदार बिजनेस है।
अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 8 से 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस बिजनेस के लिए आपको 90 से 100 यार्ड्स एरिया की जरूरत पड़ेगी। वहीं आपको 3 से 4 वर्कर, 5 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी। रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 kg पर डे की है तो आप इस बिजनेस से 7 से 8% तक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है टॉयलेट सोप। भारत में तेजी से बढ़ने वाले उपभोक्ता सामान उद्योगों में से एक है। साबुन बनाना एक आसान प्रक्रिया है और इसे एफिशिएंटली और मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ आसानी से शुरू किया जा सकता है। टॉयलेट सोप को लिक्विड फैट्स जैसे वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे अल्काली के साथ मिलाकर बनाया जाता है। वर्तमान में टॉयलेट सोप बाजार को चलाने वाले कारक हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता और उपभोक्ताओं के बीच स्वच्छता का बढ़ता स्तर, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि और बदलती जीवन शैली के साथ उपभोक्ता स्वस्थ रहने और अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अपनी जरूरतों के अनुसार साबुन का उपयोग करते हैं। इसमें टॉयलेट साबुन की वैश्विक मांग में काफी वृद्धि की है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 200 से 500 स्क्वायर फीट एरिया, 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को मीडियम स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया और 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात मैन पावर की, तो आप इस बिजनेस को 5 से 7 लोगों के साथ बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी लागत आएगी, तो आपको बता दें कि अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 6 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप मीडियम स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको लगभग 10 लाख तक की लागत आएगी। रही बात प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है मॉस्किटो लिक्विड रेपेलेंट। लिक्विड रेपेलेंट मच्छरों को दूर भगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। भारतीय बाजारों में मॉस्किटो रेपेलेंट की वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि भारतीय अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मच्छरों को दूर रखने और मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए तरह तरह के केमिकल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिटरेसी रेट में वृद्धि के कारण मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी मॉस्किटो लिक्विड रेपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इस बिजनेस के लिए जरूरी चीजों की बात करें तो आप इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ 2000 से 500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं और साथ ही आपको इसमें ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। सिर्फ 2 से 3 लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस में लगने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। इस बिजनेस को आप 7 से 8 लाख में शुरू कर सकते हैं, जिसमें 3 लाख मशीनरी सेटअप और 5 लाख वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड है, जिससे आप इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस से 10 से 12% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।